पर्यावरण एवं सतत विकास। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण की ये जैविक और अजैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतरक्रिया को सम्मिलित करता है। ज्ञातव्य है कि परि और आवरण शब्द को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमारे चारों ओर घेरे हुए है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल। इसमें वायुमंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जीव मंडल के अंदर पेड़ पौधे और स्थल मंडल के अंदर पर्वत, मैदान, मरुस्थल। जल मंडल के अंदर हिम, झील, नदी, सागर। ये पर्यावरण की अंतरक्रिया है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है एवं जैविक एवं अजैविक तत्व वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं: भौतिक और अजैविक संगठन स्थल, वायु, जल। जैविक संगठन पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा ऊर्जा संगठन में सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आती है। अतः पर्यावरण कई संगठकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है, जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहद व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जीवाणु का पर्यावरण और वृक्ष का पर्यावरण। जीवाणु का पर्यावरण लघु होता है और वृक्ष का पर्यावरण बृहद होता है। स्तर पर्यावरण संसाधन के रूप में, नियंत्रक के रूप में इसके कारक हैं विभिन्नताएं। कारण जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार, स्थलाकृति में अंतर। पर्यावरण में अगर विभिन्नताएं आएंगी तो उसके कारण है जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार, स्थलाकृति में अंतर। इसके संगठक है भौतिक, जैविक और ऊर्जा। ये तीनों संगठन हो सकते हैं। भौतिक के अंदर स्थल, वायु, जल, और जैविक के अंदर पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव ये सब आते हैं। ऊर्जा के अंदर सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अब क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, जंतु और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैवीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः बाधित होते हैं, या उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठन आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे हुए भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन ए जीवीय घटकों से या भू आकृतिक घटकों से।
या जैवीय घटकों से या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है सभी से उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारिस्थितिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं: भौतिक या अजैविक संगठक, स्थल वायु जल, जैविक संगठक पादप मनुष्य जंतु सूक्ष्मजीव, ऊर्जा संगठन सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, मतलब सौर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, और खनिज भूतापीय ऊर्जा जो है। धाड़ीय विकास या सतत विकास। धाड़ीय विकास का मतलब, धाड़ीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धाड़ीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धाड़ीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। ज्ञातव्य है कि इस सब की व्याख्या 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन की एजेंडा 21 में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुद्दा सतत विकास था। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। सतत टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं: पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में वर्तमान पर्यावरण की स्थिति, मनुष्य उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं, जनसंख्या वृद्धि पर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रगति व्यक्ति या तकनीकी स्तर। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है और विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। प्रश्न पे आते हैं। धाड़ीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। तो ये ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन। देखिए, धाड़ीय विकास की अवधारणा ये है, इसका धाड़ीय विकास की अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वर्तमान की चीज़ें सुव्यवस्थित रहे और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। धाड़ीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धाड़ीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं निरक्षण, निर्धनता को घटाना, उपयोग सभी। तो ये सभी हैं।
सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं निरंतर तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र, इसके बारे में जान लीजिए। पर्यावरण विभिन्न अजैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचने का ये रीजन है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। जैसे इसको और अच्छे समझना है तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 श्वसन तथा विघटन, कार्बनिक यौगिक जंतु श्वसन तथा विघटन से वायुमंडल में CO2 जाती है। कार्बनिक यौगिक पादप, ये वायुमंडल से CO2 गैस को लेते हैं कार्बनिक यौगिक पादप में, और फिर ये जंतुओं में जाते हैं भोजन के द्वारा। कार्बनिक अकार्बनिक कार्बोनेट सल्फी, जैसे कार्बनिक यौगिक हो गए पेट्रोलियम, ये आगे चल के पेट्रोलियम में जो बदल जाता है। कार्बनिक यौगिक पादप कोयला में, ये सब कार्बोनेट पानी में चूना पत्थर मिलता है। ज्ञातव्य है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये अपने मूल रूप से ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबूंदी वर्षा, बर्फबारी आदि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा ग्लेशियर्स के। इसको इस प्रकार समझा। जल चक्र समुद्र से, सूर्य से ये जल का वाष्पीकरण होता है जो बादल बनते हैं। पेड़ों से वाष्पोत्सर्जन होता है, बादल से वर्षा होती है, फिर ये नदी समुद्र में जाते हैं। बादल संघनित होकर जैसे वर्षा और पर्वत में टकराते हैं, ओले वर्षा करवाते हैं। तो ये सब, और ये भूजल में जाता है। ये जल चक्र ऐसे ही सामान्य रहता है। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रूपों द्वारा ये जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रूप प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। ध्यातव्य है कि मूल रूप मृदा में उपस्थित मृदा विलयन सॉइल सॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं।
इन मूलरोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूलरोम की कोशिकीय भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। इसके साथ इसमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। पेक्टिन के कारण ही मूलरोम मृदा से चिपके रहते हैं। जड़ जो मृदा से चिपके रहते हैं उसका मेन कारण पेक्टिन है। मूलरोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। कम परासरण दाब, मृदा विलयन, जल में कम सांद्रता, अंतःशोषण। मूलरोम का रिक्तिका रस, अधिक सांद्रता। मूलरोम अधिक परासरण दाब वैसे ऊपर जाता है। मूलरोम द्वारा मृदा से जल का अंतःशोषण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने पर या शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूलरोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। जब मृदा में सांद्रता अधिक हो जाती है तो इसके द्वारा जल के मूलरोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि, जल, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता व मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जल मंडल में स्थित जल चक्र द्वारा वायुमंडल में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता है। जल चक्र के साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां वे पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैविक पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? पहला 1 और 4, प्रकाश संश्लेषण या ज्वालामुखी क्रियाएं, या श्वसन और जैव पदार्थों का अपक्षय, या श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, या ज्वालामुखी क्रिया, या चारों। तो इसका ऑप्शन है डी। इसका ऑप्शन है सी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रिया है, इन तीनों के द्वारा ही पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित करते अथवा जोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? वही वाला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। सौर विकिरण के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। इसका ऑप्शन है सी, जल चक्र में। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण हो जाता है, अतः जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पे, जल चक्र में तापक्रम पर। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर डिपेंड करती है। देखिए, वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, बर्फ वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है।
कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। अधिक मूलरोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपित के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं या प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ऑप्शन सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। पौधों के अधिकांश मूलरोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। खेतों में उर्वरकों को प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूलरोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं।